लगा दी होगी। ਹੁਣ डिपार्टमेंट तो एडी सर भारद्वाज जी ਤੁਹਾਨੂੰ एड्रैस करनगे। इधरों यार गुड मॉर्निंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल? सर गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर गुड मॉर्निंग सर। आ रही सर, आ रही हाँ जी, आ रही सर। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਬੀਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਰੋਲ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜੌਬ ਰੋਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੌਬ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਜ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੌਬ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮਾਂ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੌਬ ਰੋਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। कर्नल जी, कर्नल सर आवाज आ रही है मेरी? तो प्लीज सर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ शेयर कर सकते या एक मिनट सर मैं नोट करता हूँ इसको। कोई नहीं सर, ठीक है जी। तो प्लीज ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਰ प्लीज। सर मैं शुरू करता हूँ। सर मैं कर्नल दास हूँ। आज आपका जो प्रोग्राम है उसको अगले 3 घंटे तक मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज का जो सब्जेक्ट है वो है सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर। ये एक नया सब्जेक्ट है और काफ़ी टेक्निकल है ये सब्जेक्ट, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। शुरू की बात ये है ऐसे कि अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना हो या कोई इश्यू कोई समझ ना आ रहा हो, तो जूम के अंदर आप एक प्रोविजन है जहाँ पर आप अपना हाथ उसके अंदर डाल सकते हो और बता सकते हो कि तेरे पास ये प्रॉब्लम है या यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। अच्छा होगा कि अगर आप उसी वक्त मेरे को रोक दें ताकि दूसरे क्लास का भी फायदा हो।
तो शुरू करते हैं सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर। हमारे पास 3 घंटे का वक्त है, जिसमें आधे घंटे का एक ब्रेक है। तो प्रीफेस ऐसा है, यानी कि शुरू शुरू में आपको बताना चाहता हूँ कि जो बात करने का ये जो क्लास जो चलेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में चलेगा, पर कई शब्द हैं जो टेक्निकल होने के नाते तो उसका जो परिभाषा जो है, अगर उसको इंग्लिश से हिंदी में कर देते हैं तो उसका पूरा का पूरा जो शब्द है वो एकदम बिगड़ जाता है। तो उसको हम इंग्लिश में ही रखेंगे और कोशिश ये होगी कि हम लोग हिंदी में बात करें ताकि सबको समझ आ जाए। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी तकलीफ है तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये क्लास शुरू होने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको सीसीटीवी बेसिक के बारे में पूरी जानकारी सर। नहीं, आपकी आवाज कट रही है। हेलो। नहीं सर, आ रही है आवाज, आ रही है सर, आ रही आवाज है। नहीं, किसी ने कुछ पॉइंट रेस किया था, तो मैं सोच रहा था कि कौन सा पॉइंट, मेरे को समझ नहीं आया था वो पॉइंट। एक मिनट सर, सारे ट्रेनर को रिक्वेस्ट की ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ कंटिन्यू सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये क्लास होने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको सीसीटीवी बेसिक के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई नेटवर्किंग के बारे में कुछ जानकारी हो तो आपका बहुत फायदा होगा। तो नेटवर्किंग के अंदर एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैसे होता है सिस्टम्स के अंदर, अगर उसके बारे में आपको जानकारी है तो ये क्लास आपके लिए आसान हो जाए। हमारा मुद्दा क्या है इस पूरे क्लास को चलाने के लिए, ये आपको ट्रेनिंग के फंडामेंटल्स के बारे में बताना है। यानी कि आप क्लास कैसे लोगे, किस प्रकार से लोगे, किस प्रकार से आप कम्युनिकेट करोगे स्टूडेंट्स के साथ, कैसे आप उसको असेसमेंट लोगे और कैसे आप फीडबैक लोगे। और इसका दूसरा भाग ये है कि आवाज आ रही है सर? आप सुन पा रहे हो जो मैं आ रही है सर? आ रही है। हाँ, सुनाई दे रही सर, आवाज आ रही। कहीं भी आपको किसी भी वक्त अगर कोई भी अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो कृपया करके मेरे को बता दीजिए। अच्छा, दूसरा पार्ट ये है कि इसके यूनिट्स हैं, ये भाग है जो कि आपके किताब में दे रखे हैं। जो आपका जो रेफरेंस जो बुक है वो है सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर, जो कि MEPSC के द्वारा दिया गया हुआ है। उसका कोड है MEP/Q7204 और वो है NSQF लेवल 4। NSQF लेवल 4 NSQF लेवल 4 ये कहता है कि इसके 5 पार्ट हैं, जिससे जो है प्रोसेस रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर ये कहता है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, आपको रिकॉल एंड डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल स्किल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको किस प्रकार से आप स्टूडेंट के साथ बात करोगे उसकी जानकारी होनी चाहिए, और कोई भी क्लास शुरू करते हो तो आपने सबसे पहले, अगर आपका स्टूडेंट्स पुराना हो तो
तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के बारे में जानते हो और स्टूडेंट्स आपके बारे में जानते हो। पर अगर क्लास नया हो तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप पूरे क्लास में चक्कर कारो, उसके बाद अपने बारे में कुछ बताओ, उनसे बातचीत करो, उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लो, उसको ध्यान से सुनो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। आप अपने बारे में बताइए, आप आपका वर्क एक्सपीरियंस बताइए और अपने पीछे जो आपने जो हाइलाइट्स हैं आपके करियर में वो उनको बताइए, ताकि क्लास और आपके बीच में जो आइस है यानी कि जो दीवार है वो जितना जल्दी अगर टूटेगा तो उतना जल्दी आपका फायदा होगा और क्लास का भी फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपका क्लास ले रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे कि मैं 20 साल पहले फौजी था, 20 साल मैं फौज में था, उसके बाद 15 साल मैं कॉर्पोरेट में काम करता रहा। कई कंपनी में मैंने काम किए, जैसे कि केन एनर्जी, JLL, ब्रुकफील्ड, फॉर्मूला वन और फिजिकल सिक्योरिटी, सेफ्टी और टेक्निकल सिक्योरिटी के बारे में मेरा इसके बारे में काफी नॉलेज है। मैंने इसी सब्जेक्ट्स में इन्हीं कंपनी में काम किया है और मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो इस प्रकार से है। मेरे को MSc मिला फौज से, आर्मामेंट टेक्नोलॉजी मिला फौज से। मैंने MBA फाइनेंस किया था FMS दिल्ली से और मैंने जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो मैंने सीखा है वो है C लैंग्वेज। सिविल में मैंने फिजिकल सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस लिए हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट्स लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड का लिया हुआ है, मैंने क्वालिटी के सर्टिफिकेशंस लिए हैं, सेफ्टी के, लीन सिक्स सिग्मा किया हुआ है, बिजनेस एनालिस्ट में हूँ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। बताने का एक मकसद यही है कि मेरे को सब्जेक्ट के बारे में काफी जानकारी और जब स्टूडेंट्स जब इसको देखते हैं, उनके ऊपर भी एक विश्वास हो जाता है कि इनके पास काफी इंस्ट्रक्टर या टीचर के पास काफी नॉलेज है या काफी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है जो कि वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे आप देख रहे हो कि क्वालिटी के अंदर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम 2020 में मैंने किया है, उसी प्रकार से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2022 में किया। ये दर्शाता है कि मैं कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, तो इसके बहुत फायदे हैं इसके। अगर आप भी कंटिन्यूसली आगे बढ़ोगे और कंटिन्यूसली अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेते रहोगे तो एक स्टूडेंट को सिक्योरिटी के अलावा उसके जो आसपास के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप अच्छी तरह से उसको समझा सकते हैं। तो ये है सर डिवीजन ऑफ क्लास आज का। सबसे ऊपर है आइस ब्रेकिंग जो हमने अभी खत्म किया। इसके बाद जो ट्रेन द ट्रेनर के अंदर जो सब्जेक्ट्स जो आज हम कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, लेसन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, roles and business skills of teachers, of trainers and teachers, communications, types of trainers, assessing learning performance, evaluation of training and taking a lecture। तो इसमें जो लाल से जो दे रखा है वही क्लास जो है आज हम कवर करेंगे। बाकी आपको समझ आ जाएगा, बाकी आप पुराने टीचर हो। जैसे उदाहरण के तौर पर टेकिंग द लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले जो स्किल्स को अगर आप अप्लाई करोगे तो लेक्चर लेने में कोई आपको दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे सेकेंड सेशन के अंदर, जो कि 12 से लेके 1:30 बजे तक, तो आपके NSQF के किताब के हिसाब से ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਬੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ तो क्लास तो NSQF के किताब के हिसाब से ਇਹਨੇ ਦੋ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ। आपके 4 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू जॉब रोल,
दूसरा यूनिट है सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटिंग एंड ऑपरेशंस। तीसरा है रिपोर्टिंग अनयूजुअल अकरेंसेस, abnormalities, exception detected and pre-defined intervals in standard manner and daily basis. And unit 4 है आपका backing up CCTV footage using different tools. तो आज इन सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि ये जो क्लासेस जो हैं ये आने वाले पल के ऊपर, यानी कि अगले जैसे आपको पिछले अगले यानी कि टुडे एक मिनट, तो ये आने वाले पल में 15 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को आप ये बाकी के जो क्लासेस चलेंगे, और आपको 17 दिसंबर को 1 घंटे के लिए आपका टेस्ट चलेगा। तो टेस्ट बहुत जरूरी है। तो टेस्ट से यह पता लगेगा कि आपको कितना पता है और कितना इस 3 दिन के अंदर आपने कितना एसिमिलेट किया है और ज्ञान प्राप्त किया है। तो चलते हैं ट्रेनिंग द ट्रेनर के पास। तो ट्रेनिंग के अंदर 7 प्रिंसिपल तो कभी भी आप ट्रेनिंग देते हो तो ये 7 के 7 प्रिंसिपल आप इस्तेमाल करते हो। तो ये 7 प्रिंसिपल को अप्लाई प्रिंसिपल को अप्लाई करना। अरे किसी का माइक बीच में ऑन हो, 7 प्रिंसिपल को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन 7 प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते तो आमतौर पर देखा गया है कि स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले लेते हैं स्टिमुलेट द 5 सेंसेस। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा हो सकता है। हाँ, स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इसके अंदर। एक मिनट तो 7 के 7 प्रिंसिपल हम पूरा कवर नहीं करेंगे, तो हम लोग सीधा चले जाते हैं डोंट अब्यूज द अटेंशन प्लान। डोंट अब्यूज द अटेंशन। तो 7 प्रिंसिपल के अंदर 3rd प्रिंसिपल ये है कि डोंट अब्यूज द अटेंशन प्लान। इस ग्राफ से ये बताते हैं कि भाई जो अटेंशन और टाइम का जो कोरिलेशनशिप है वो इस प्रकार इस ग्राफ में दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आप क्लास शुरू करते हो तो 10 मिनट के अंदर 10 मिनट में प्राइम टाइम शुरू हो जाता है और 30 मिनट के अंदर जो स्टूडेंट्स जो है वो अटेंशन का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आप इस टाइम प्लान से चलोगे या आपका जो लेक्चर जो होगा वो इस टाइम प्लान से चलेगा तो आप यकीनन टीचर को यकीनन क्लास को अच्छी तरह समझा सकते हो। प्रिंसिपल 5 ये है कि मोटिवेट स्टूडेंट्स इन देयर लर्निंग, यानी कि आप किसी भी चीज को आप पढ़ाते हो तो उनको मोटिवेट करना है।
प्रिंसिपल 6 है अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। उदाहरण के तौर पर विजुअल, ऑडिटरी एंड साइनेटिक, यानी कि आपने विजुअल माने दिखाना है, ऑडिटरी माने बोल के समझाना है, और साइनेटिक माने एक्टिविटी करके बताना है। इसी प्रकार से प्रिंसिपल नंबर 7, एंश्योर इफेक्टिव फीडबैक। ये बहुत जरूरी है। फीडबैक के बिना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं होता है। और टिप्स ऑफ गिविंग फीडबैक: गिव फीडबैक सूनर और लेटर, यानी कि क्लास के दौरान, क्लास के बाद। आप फीडबैक से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप ले सकते हो। यूज फीडबैक इन 2 वे प्रोसेस, यानी कि उनसे भी ले सकते हो और आप भी बता सकते हो। अच्छा, रोल एंड बेसिक स्किल्स ऑफ ट्रेनर। आपका रोल ये है कि आपने प्लान करना है, एक गोल बनाना है और आपको उसको मेजर करना है, तो जिसे कहते हैं डिजाइन ऑफ लर्निंग। आपका हर एक क्लास इसी 3 सेगमेंट के अंदर चलता रहेगा। उदाहरण के तौर पर प्लानिंग, गोल और मेजरिंग। मेजर से ये पता लगता है कि आप गोल अचीव कर पाओ कि नहीं, और गोल से पता लगता है कि आपका प्लान सही है। व्हाट अ ट्रेनर शुड डू व्हेन, यानी कि ये जो चीजें जो आपने करना है, अंडरस्टैंड बेसिक टीचिंग मेथड्स एंड अप्लाई दिस नॉलेज। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि जो आप उसको पूरी तरह इस्तेमाल करें। कम्युनिकेटिंग, यानी किस प्रकार से आप कम्युनिकेटिंग, ऑडियो, विजुअल या बाय थ्रू एक्टिविटीज। फैसिलिटेट, आपने उनको मदद करना है, और प्रेजेंटिंग। कम्युनिकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशंस आपके और स्टूडेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट्स और आपके बीच में ओपन होना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज कम्युनिकेशन अबाउट? जो आप सुनते हो वही करना चाहिए। ये जो आपके पास जो फोटोज में नजर आ रहे हैं, ये कहता है कि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग द मैसेज इन इट्स एंटायरिटी अक्रॉस, यानी कि जो किताब में जो कम्युनिकेशन जो आप पढ़ते हो उसको आपने समझना है, और वही कम्युनिकेशन जो है आपने स्टूडेंट्स को समझाना है। अगर स्टूडेंट्स का अगर कोई भी डाउट होता है तो आपने उसको क्लेरिफाई करना है, जो कि एकदम सही हो। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 प्रकार के हैं: विजुअल, वोकल और वर्बल। विजुअल है 55%, वोकल है 38% और वर्बल है 7%। विजुअल आपके व्यवहार से पता लगता है कि आप कितना आप इम्पैक्ट कर रहे हो। वोकल से पता लगता है कि आप किस प्रकार से बोल रहे हो, आपका वॉल्यूम और तहजीब जो है वो किस प्रकार से है। और वर्बल जो है वो एक्चुअल वर्ड्स, जो कंटेंट जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं वर्बल। तो तीनों को जोड़कर उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, और तीनों को आपने इस्तेमाल करना है ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो और स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। कम्युनिकेशन प्रोसेस इस प्रकार से है, जिसमें है सेंडर और रिसीवर। सेंडर का है थिंक ऑफ द मैसेज, यानी कि आपने किसको क्या भेजना है। राइट ऑफ फेस द मैसेज, यानी किस प्रकार से भेजना है। स्पीक एंड सेंड द मैसेज, यानी कि क्या तरीका है उसको भेजने का। रिसीवर का क्या है, रीड और लिसन द मैसेज, अंडरस्टैंड द मैसेज, रिस्पॉन्ड द मैसेज। और एक इम्पोर्टेंट एक एरो है जिसको कहते हैं फीडबैक। फीडबैक इज पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये विजुअल डिस्प्ले है इसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो मैसेज सेट बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। जो सेंडर ने जो सोचा है उसी प्रकार से रिसीवर ने उसको समझा है। इसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या कारण है कि कम्युनिकेशंस जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, यानी कि खराब हो सकता है? वो इस प्रकार से है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि क्लास में आओ या ना हो पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रिटिसाइजिंग स्पीचेस डिलीवरी, यानी कि जो टीचर है उसके बारे में निंदा करना। बोरिंग सब्जेक्ट एंड प्रेजुडिसेस, यानी कि जो सब्जेक्ट जो है एकदम बोरिंग है, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही लंबा है और अटेंशन स्पैन से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया हो, कोई तकलीफ हो, और डिस्ट्रैक्शन, यानी कि क्लास में लगातार
इतना नॉइज है कि स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। इसके कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या है? क्रिएट अ परमानेंट रिकॉर्ड, अलाउ योरसेल्फ टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल रेसिपिएंट्स रिसीव द सेम इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक क्लास के अंदर। जितना आप अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो उतना अच्छा है कि क्लास सक्सेसफुल होगा। पर कम्युनिकेशन के बैक एंड ये है कि आपके पास नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगर ये चीज आपके पास है तो आपका कम्युनिकेशन एकदम दुरुस्त होगा। फीचर्स ऑफ गुड राइटिंग हमारा शुरू हो रहा है, तो यकीनन आप इसको रिफ्रेश करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि कभी भी आप रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आप ये चीज करना बहुत जरूरी है। क्लास में पूछताछ करना बहुत जरूरी है। तो ट्रेनर्स यूज क्वेश्चन टू हेल्प ग्रुप आइडेंटिटी, एक्सप्लोर, क्लैरिफाई एंड डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड आल्सो हेल्प देम टू डिसाइड व्हाट टू डू। यानी कि जैसे आपने कोई सब्जेक्ट किसी क्लास को पढ़ा दिया हो तो उससे आपने क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि क्लास सही तरीके से चल रहा हो और सही डायरेक्शन में चल रहा हो। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर एक जो वीडियो जो मिठापुर जलंधर सर, ये जो ये कम्युनिकेशन 3 है सर, इसके पहले वोकल के 38% है, दूसरे सर थोड़ा बताना प्लीज। ओके, मैं पीछे चलता हूँ आपके लिए। 7% वर्बल। ये है सर, कम्युनिकेशन के 3 भाग हैं, विजुअल, वोकल और वर्बल। विजुअल है 55%, यानी कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आप किस प्रकार से खड़े होते हैं, किस प्रकार से आपका हाथ चलता है, किस प्रकार से आप क्लास में मूव करते हो, वो है विजुअल, बॉडी लैंग्वेज। दूसरा है वोकल 38%, यानी किस प्रकार से आप बोलते हो, बोलने की तहरीक जो है उसको वोकल कहते हैं। और वर्बल जो है और वर्बल जो है वो है एक्चुअल वर्ड, यानी कि कंटेंट। हाँ जी सर, आगे बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर, कंटिन्यू। समझ गए सर। अभी आते हैं असेसिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस। आपने क्लास को अच्छी तरह पढ़ाया है, आपने क्लास को अच्छी तरह समझाया है। अभी ये बहुत जरूरी है कि क्लास ने कितना सीखा है। हो सकता है कि आपकी तरफ से आपने बहुत कोशिश करके उनको समझाया है, पढ़ाया है, पर उनको एकदम समझ नहीं आया। तो अच्छा असेसमेंट करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले है वैलिडिटी, यानी कि ये कहता है कि कवर्स ऑल स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड आल्सो ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स डिस्क्राइब्ड इन द ऑब्जेक्टिव। यानी कि आपने जब अपना क्लास का जो प्लान बनाया है उसके अंदर और जो आपने जो सब्जेक्ट लिया है तो उसके अंदर आपका कंप्लीट स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड उसके अंदर दर्शाता है। सेकेंड, रिलायबिलिटी। रिलायबल असेसमेंट विल मेजर द सेम थिंग कंसिस्टेंटली, यानी कि आप स्टूडेंट को 10 बार पूछ लीजिए पर वो जवाब वही देगा आपको, तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपने स्टूडेंट को बताया है उसको अच्छी तरह उसको समझ आया। बैलेंस,
distribute the items reflect in the reflective importance of the object to be tested. यानी कि जो आपने असेसमेंट को इस तरह बनाया है ताकि हर एक टॉपिक को अच्छी तरह कवर कर सके। और फेयरनेस, इट शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कॉम्पिटिटिव डिमांड्स ऑफ द डिबेट। यानी कि ये कहता है, फेयरनेस कहता है कि आपका जो अप्रोच है वो बैलेंस अप्रोच है। आपने क्या असेस करना है स्टूडेंट का? नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। यानी कि उसके पास कितना नॉलेज है, क्या स्किल है और एटीट्यूड क्या है। और ये कहता है हाउ टू असेस फॉर सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ असेसमेंट टेस्ट द जनरल रूल इज स्किल्स आर टेस्टेड, परफॉर्मेंस टेस्ट रेटेड wherein the student performs specific tasks described in the objective under real or simulated conditions. Knowledge is tested oral, यानी कि आप 3 प्रकार से आप उसको ले सकते हो। ओरली ले सकते हो, क्वेश्चनर से कर सकते हो और एक्टिविटी से कर सकते हो। सबसे अच्छा ये है कि आप तीनों प्रकार के टेस्ट लें ताकि आपको पता लगे कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन इसलिए जरूरी है कि आपके बताए हुए जॉब ऑब्जेक्टिव्स को उसको अटेन करें। What aspects of course to be evaluated? Appropriateness of the objectives, organizing of the content, effectiveness of instruction methods, quality of teaching and learning aids used, performance of students। यानी कि ये सब पॉइंट्स जो हैं ये किसी भी कोर्स को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सोर्सेज क्या है इवैल्यूएशन के? फीडबैक फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। यानी कि इवैल्यूएशन जैसे अगर आप स्टेप वाइज अगर आप कोई क्लास लेते हो तो सबसे पहले आप उसको पढ़ाते हो, उसको समझाते हो, आप फीडबैक लेते हो, एक असेसमेंट का टेस्ट बनाते हो और फिर उसको इवैल्यूएट करते हो और फिर उसको ग्रेड करते हो। अगर इस प्रकार से अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आखिर में जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके बताए हुए हर एक पॉइंट्स को ग्रास्प करेगा, यानी कि उसको अब्सॉर्ब करेगा और आने वाले पल में उसको इस्तेमाल करेगा। और लास्ट में है सर ट्रेनिंग रिपोर्ट। जैसे आपका जैसे क्लास खत्म होता है तो आपने एक रिपोर्ट देना है। जो रिपोर्ट ये कहता है कि क्लास ने कितना सब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, कितना सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किया और कितना सब्जेक्ट को आने वाले पल में उसको इस्तेमाल कर सकता है। आप उसको गुड, बैड और पुअर और वेरी पुअर के अंदर उसको रख सकते हो। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में भी अगर आप स्टूडेंट के बारे में अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो उससे पता लग जाता है कि स्टूडेंट क्लास के सब्जेक्ट को कितना समझा है और वो कितना उसको आने वाले पल में इस्तेमाल करेगा। तो सर ये खत्म होता है यूनिट 1 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ ट्रेनिंग। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर आपको ही प्लान करना है, आपको ही उसका सब्जेक्ट आपको ही प्लान करना है, आपने ही उसका गोल बनाना है और ऑब्जेक्टिव्स आपने तैयार करने हैं और उसको डिलीवरी करने के बाद उसको असेस, इवैल्यूएट और प्रेजेंट करना। यहाँ तक आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़े फिर कंटिन्यू सर। तो फिर हम यूनिट्स की तरफ चलते हैं। तो यूनिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपके चार यूनिट्स हैं। सबसे पहले यूनिट्स है इंट्रोडक्शन टू द जॉब रोल। दूसरा है सर सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटिंग एंड ऑपरेशंस।
तीसरा है रिपोर्टिंग अनयूजुअल occurrence, abnormalities, exceptions, detections at predefined intervals and standardized manner on daily basis. Breaking of CCTV footage using different tools. आप जॉब रोल से क्या समझते हो? सर आप लोग के लिए क्वेश्चंस हैं, जॉब रोल से क्या समझते हो आप? जॉब रोल मीन्स ये ट्रेनिंग करने के बाद एक ट्रेनर जो है जो स्टूडेंट है वो किस जॉब के लिए अपने आप को काबिल समझ सकता है। वेरी गुड। जॉब माने नौकरी, रोल माने जो हमने रोल अदा करना है सर, अपना अपना हमारा काम क्या है उसको बच्चे को समझाना कैसे। वेरी गुड। तो यहाँ का जॉब रोल क्या है? सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर। सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है सर? सर क्लोजर का टेलीविजन सर, क्लोज सर्किट टेलीविजन। दोबारा बताइए, धीरे धीरे बताइए, एक एक करके बताइए। वीडियो नहीं है सर, क्लोज सर्किट टेलीविजन सर ओनली क्लोज सर्किट टेलीविजन। ओके सर, क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट से आप क्या समझते हो? क्लोज सर्किट से आप लोग क्या समझते हो? सर किसी भी बड़ी वाली फोटो को छोटा करके दिखाना। सर स्मॉल डिस्टेंस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का नहीं है, ये स्मॉल डिस्टेंस है कम्युनिकेशन। क्लोज सर्किट से आप लोग क्या समझते हो? सर क्लोज सर्किट का मतलब ये है सर, ऐसे अगेन क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि जो भी कैमरा बाहर की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है उसकी पूरी पिक्चर को खींच के उसने आगे डीवीआर में रिकॉर्ड करना और उसको रिकॉर्डिंग करना। सर इसका मतलब है लॉन्ग रेंज नहीं है, जो भी सीसीटीवी फुटेज जो है रिकॉर्ड करेगा क्लोज सर्किट है, लॉन्ग नहीं है। बड़े वाले जैसे सर बड़े को छोटा करके दिखाना। धीरे धीरे सुनिए। ठीक है मैं सर को बोलना चाहता हूँ। एक तो कृपया करके अगर जब कोई बोल रहा हो तो उसको इंटरप्ट ना करिए, सबसे पहली बात। दूसरा, बात को खत्म होने तक बीच में इंटरप्ट ना करिए प्लीज। तो एक एक करके बोलिए, सुनिए, रुकिए और बोलिए। हाँ सर बोलिए। सर क्लोज सर्किट का मीन जो है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज लेगा वो ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं है, छोटे रेंज की है। जितना वो विजिबल हो रहा वा उन्हें दी सिर्फ फोटो ले रहा वा, ये नहीं है तो 50 किलोमीटर फोटो ले लेगा, नहीं ले लेगा, इसकी लिमिट है। क्लोज सर्किट है, लॉन्ग सर्किट नहीं है, लंबा नहीं है डिस्टेंस का। नहीं सर, ये नहीं है क्लोज सर्किट से आप ये जो आप कह रहे हो ना कि क्लोज सर्किट बहुत ही छोटा होता है, ये नहीं है, ये गलत है। आजकल यहाँ बैठे बैठे आप दुनिया के कोई भी भाग में देख सकते हो, तो ये तो लॉन्ग सर्किट हो गया ना। फिर क्लोज सर्किट से आप क्या समझते हो सर जल्दी बताइए सर। किसी भी टारगेट को छोटा करके दिखाना सर। हेलो, हाँ जी बताइए। ये पहली बात तो ये क्लोज नहीं है, क्लोज सर्किट है। हाँ करेक्ट, क्लोज सर्किट है, तो सर्किट है, ये ओपन नहीं है। हाँ जी।
तो सर्किट माने क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक का जो सर्किट होता है, बल्ब कैसे जलता है सर? इलेक्ट्रिक बिजली सर्किट पास होता तभी चलता है जी। करेक्ट। तो क्लोज सर्किट भी यही है, उसको वो सर्किट अगर बंद नहीं होगा तो आपको मॉनिटरिंग में नजर नहीं आएगा। हाँ जी सर। ठीक है सर, तो ये है क्लोज सर्किट। टीवी माने टेलीविजन। तो जो 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 सर मेरा क्वेश्चन एक तो हाँ जी बताइए हाँ, बताइए। जैसे क्लोजअप लेते हैं सर, आप दूर की फोटो को नजदीक आके क्लोजअप बोलते हैं ना, नजदीक की फोटो को वो भी क्लोज सर्किट आ जाएगा। नहीं क्या? देखो सर, मैंने आपको पहले बताया था, आपको बेसिक सीसीटीवी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपके लिए ये क्लास का फायदा होगा। हाँ जी सर। ठीक है ना सर? तो बेसिक डेफिनेशंस आपका सीसीटीवी के अंदर अगर आप देखोगे तो क्लोज सर्किट उसका डेफिनेशन उसके अंदर परिभाषा दे रखा है अगर आप नहीं सर, आप टेक्निकल की भाषा और नॉन टेक्निकल भाषा को जोड़ना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों की परिभाषा अलग अलग है। क्लोज सर्किट टीवी अगर आप क्लोज सर्किट टीवी का अगर आप टेक्निकल परिभाषा पढ़ोगे तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा ही है। जब तक आप फ्यूज नहीं लगाओगे तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। अगर आप फ्यूज लगाओगे तो सर्किट पूरा होगा और आपका बल्ब जलेगा। उसी प्रकार से क्लोज सर्किट के अंदर ही अगर आप पूरे सिस्टम को नहीं जोड़ोगे तो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं आएगा, तो उसको कहते हैं क्लोज सर्किट। और टीवी माने टेलीविजन किसके लिए? तो ये बताने का मकसद ये था कि कभी भी आप एक नया कोई सब्जेक्ट पकड़ते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको परिभाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता है तो वो सब्जेक्ट को समझना काफी मुश्किल हो जाता है। तो एक शब्द जो है इस किताब के अंदर, क्योंकि ये टेक्निकल है, इसके लिए आपको बार बार या तो लाइब्रेरी में या इंटरनेट में या तो अगर कोई आपके पास कोई या तो आप किसी को जानते हो जो इसके सब्जेक्ट के बारे में उसको जो पूरी जानकारी हो, तो उनसे बार बार आपको मदद लेना पड़ेगा ताकि टेक्निकल चीजों के ऊपर आपकी पूरी पकड़ हो। सर क्या क्लोज सर्किट का इंटरनल सर्किट है, सर्किट है? क्लोज सर्किट और इंटरनल सर्किट, एक इंटरनल सर्किट है ना, क्लोज सर्किट इंटरनली इलेक्ट्रिकल सर्किट है। हाँ, ये आप इसको अगर इसको तुलना करूं तो क्लोज सर्किट और इलेक्ट्रिक का जो सर्किट है वो तकरीबन एक जैसा ही है। हाँ जी ठीक है सर। बिना रुकावट से सर ये अपने काम को पूरा करता है सर। ये बिना किसके? बिना रुकावट से कोई भी इसके आगे कोई बिना रुकावट से अपने पक्ष को ये पूरा करता है सर। हाँ करेक्ट है। जैसे बिजली जैसे फ्लो होता है ना, देखो सर, बल्ब तभी जलेगा जब बिजली की पूरा सर्किट पूरा होगा। उसी प्रकार से मॉनिटर में आप तभी देख सकते हो जबकि ये पूरा सर्किट पूरा होगा। जब तक आप ये सर्किट को पूरा नहीं करोगे तो वो आपको मॉनिटर के ऊपर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो क्लोज सर्किट सर मॉनिटर में नजर नहीं आएगा लेकिन रिकॉर्ड तो करेगा। अगर डीवीआर को सप्लाई है तो रिकॉर्ड करता रहेगा। डीवीआर को सप्लाई है तो रिकॉर्ड करता रहेगा, लेकिन मॉनिटर हमारे को दिखाई नहीं देगा। हमारे को दिखाई तब देगा जब वो मॉनिटर इसमें सप्लाई जाएगी कैमरे में। हाँ नहीं, एकदम सही कह रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ कि डीवीआर और मॉनिटर जो है ये क्लोज सर्किट टीवी का एक भाग है। अगर आप सर्किट में इस भाग को जोड़ोगे तभी उसके अंदर कुछ उसमें कुछ असर आएगा।
हाँ जी जी अगर आप डीवीआर को सर्किट में नहीं जोड़ोगे तो हाँ जी उसमें उसमें डेटा जो है वो कैप्चर नहीं होगा। नहीं होगा सर। सर पर ये सर पर ये नहीं कहता कि अगर अगर आप उसको नहीं जोड़ोगे तो सर्किट पूरा नहीं होगा। ठीक है सर, ये डीवीआर हो गया, मॉनिटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई या माउस हो गया, तो ये इसके अलग अलग भाग हैं। अगर मैं इनको सर्किट से ना जोड़ूं, ये नहीं कहता कि सर्किट पूरा ना हो। सर्किट पूरा करने के लिए आपको आपको ये सिर्फ तार बिछा के उसको पूरा करना है। तो आगे बढ़ते हैं सर। तो आखिर में आपका टेस्ट 1 घंटे का 17 दिसंबर को 10 बजे से लेके 11 बजे तक। ओके सर, आपका जॉब रोल, आपका जो किताब जो है MEP Q7204 वर्जन 104, अगर आपने उसको पढ़ लिया है बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कृपया करके उसको पढ़ लीजिए। सर प्लीज सारे ट्रेनर को दर्ज की अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि आप अनम्यूट करने के बाद आपकी आवाज डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो दास सर, हमने क्या है, हमारा जो शेड्यूल है, जो आपका लास्ट हाफ पर होगा, उसमें जिसका भी जो कोई क्वेश्चन होगा वो वहाँ पे हो जाएगा। तो कभी वो हाफ आवर हमने सब डिस्कशन के लिए रखा है। जिसका कोई क्वेश्चन है स्टडी वीडियो, जिसका कोई भी क्वेश्चन हो वो अपना राइट नोट कर लो, नोटबुक पे, वो 1 से 1.5 बजे तक सबका वो क्लियर हो जाए। जी सर, बेहतर कंटिन्यू। ठीक है। तो जैसे जैसे सर ने बताया, तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी आप ये जब क्लास जब खत्म होता है तब आप पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं दोबारा बताता हूँ, आपका जो किताब जो है MEP Q7204 वर्जन 1.0, जिसके अंदर ऑडिट CCTV वीडियो फुटेज, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, बैकअप ऑफ CCTV वीडियो फुटेज, यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर, रिट्रीव एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, इसके बारे में अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत फायदा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कृपया करके उनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस प्रोग्राम में नहीं है। करना रहेगा आपका जो जॉब रोल जो है सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर, वो ये क्या कहता है, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग CCTV फुटेज, रिपोर्टिंग findings, incidents in the standardized format and backing of CCTV footage at multiple locations। यानी कि जॉब रोल ये कहता है कि आपको CCTV वीडियो फुटेज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। रिपोर्टिंग, ऑडिट, इंसिडेंट्स, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, बैकिंग at multiple locations। इसके अलावा understand the need of job role for CCTV footage and the primary responsibilities, यानी कि CCTV फुटेज ऑडिटर की मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस वर्टिकल्स, उसको कहाँ पर उसको इसके फायदे मिल सकते हैं। इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2025 में पूरी दुनिया में 25 बिलियन कैमराज होंगे, और सॉरी 45 बिलियन कैमराज होंगे, ये 2025 तक। और ये भी कहता है कि पृथ्वी पे हर एक आदमी के ऊपर कम से कम 6 कैमराज होंगे। तो इसका कुछ फायदा है या घाटा है? फायदा है सर। फायदा है। फायदा क्यों है? सर प्रोक्योरमेंट कम है तो कम्युनिकेशन ज्यादा है सर, इसकी आउटपुट ज्यादा है। सर इस जॉब रोल के हिसाब से जो बच्चे इससे ट्रेनिंग करेंगे उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा
हाँ ठीक है सर, जॉब अपॉर्चुनिटीज खूब मिलेंगे क्योंकि इतने सारे कैमराज हैं, तो आपको सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर की बहुत जरूरत है। पर सिक्योरिटी के तौर पर ये अच्छा है कि बुरा है? सर सिक्योरिटी के तौर पर बढ़िया सर। करप्शन जो है वो जो जुर्म जो है ना वो कट हो जाएंगे सर। सिक्योरिटी के तौर पर ये बहुत बढ़िया है क्योंकि उस व्यक्ति को हम हर साइड से कवर कर सकते हैं, किसी भी साइड से उसको कवर करना जरूरी है। कोई भी कहीं भी जाएगा वो हर एंगल से उसको देखा जाएगा। सर जो क्राइम करेगा उसके एविडेंस मिलेगा पूरे उस बंदे के। सही है, एकदम सही है। क्राइम के मद्देनजर रखते हुए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर एक आदमी के ऊपर 6 कैमरास होने चाहिए। हाँ, क्राइम पर लगाम लगेगी सर, करप्शन कम होगा। तो यानी कि जैसे आप कहीं मार्केट में जाओगे तो आपके ऊपर हमेशा 6 कैमरा लगे होंगे, तो आप गलती कभी करोगे ही नहीं, ऐसा है ना? करने से पहले हर टाइम तक नहीं हो सकता सर। कितने बार सोचता रहेगा कि भाई मेरे ऊपर 6 कैमरा लगे हुए हैं। दोनों ही है सर, डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है जी, हर एक चीज का फायदा भी है और नुकसान भी है। और यहाँ पर देखा गया है, हिस्ट्री हमें बताती है, यानी कि जो मैं पढ़ता हूँ इसमें डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है इसके, क्योंकि ये प्राइवेसी के ऊपर इसके ऊपर बाधा डालती है। चलिए सर, स्टेट वाइज नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरास एज ऑन 1/1/2019, ये एक बीपीआरटी एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग स्टेट के ऊपर कितने कैमरास लगे हुए उसको मैप करती है। तो तेलंगाना स्टेट के अंदर 2,75,000 है, तमिलनाडु में 40, महाराष्ट्र में 39, मध्य प्रदेश में 21 और लाइकवाइज दिल्ली में है 5332, पंजाब में है 1801, यानी कि आपका टोटल नंबर ऑफ कैमरास 2019 के अंदर 1801 कैमरास लगे हुए हैं। ठीक है सर। पर अभी जो 2019 के बाद बहुत फर्क आया है कैमरास के अंदर। अभी कहता है कि दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर दुनिया अगर आप दुनिया से तुलना करोगे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा सीसीटीवी लगे हुए सारे पंजाबी वीडियो लंदन, सिंगापुर और पेरिस से। पर आप मेरे को ये चीज बताइए कि जब दुनिया से सबसे ज्यादा सीसीटीवी दिल्ली में लगे हुए हैं, तो उसके हिसाब से दिल्ली में कोई क्राइम तो होना नहीं चाहिए। पर आप इस ग्राफ को देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स आप देखिए सर, केसेस ऑफ क्राइम या ये लिमिटेड हुआ 19, 20, 21 लिंक आईपीसी क्राइम सर बढ़ते ही जा रहा है। वायलेंट क्राइम सर बढ़ते ही जा रहा है। मर्डर थोड़ा कम हुआ, किडनैप और अबडक्शन बढ़ गया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बढ़ गया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ गया, साइबर क्राइम्स बढ़ गया। अगर आप नीचे वाले ग्राफ को देखोगे, रेप केसेस बढ़ गए, किडनैपिंग ऑफ वुमेन बढ़ गया, अबडक्शन ऑफ वुमेन ये भी बढ़ गया, इंसल्ट टू मॉडेस्टी ऑफ वुमेन ये भी बढ़ गया। तो फिर सीसीटीवी का फायदा क्या हुआ? जब सब कुछ ही बढ़ रहा है, यहाँ पर केसेस आपके बढ़ रहे हैं, किडनैपिंग बढ़ रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो सीसीटीवी का फायदा क्या हुआ? सर यही है कि जो बंदा क्राइम करके चले गया था उसका पता चल जाता है कि आदमी कौन है सर, बाकी तो करने वाला तो करेगा सर। तो आपने इतना महंगा सिस्टम लगा रखा है, आपने करोड़ों का जो सिस्टम लगा रखा है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसका कुछ फायदा नहीं उठा रहे हो
आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के तौर पर कर रहे हो, ऐसे भी तो इन्वेस्टिगेशन तो करोगे ही करोगे ना, तो इतना महंगा सिस्टम लगाने की क्या जरूरत है? हाँ जी सर, इसका कारण तो सर ये है कि जो कैमरे लगे हुए हैं हम उसको ऑब्जर्व के लिए कोई आदमी ट्रेन नहीं करते, तो उसको ऑब्जर्व नहीं करता। जब कोई हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद बैकग्राउंड में कैमरा देखा जाता है, ना कि जबकि एक आदमी 6 कैमरे लगे हैं या 12 कैमरे लगे हैं, 24 कैमरे लगे हैं, अगर एक भी मैन उसके लिए डिटेल किया जाए तो पूरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर पूरी दुर्घटना को पूरे कैमरे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर है सर आपका। यहाँ देखा गया है कि हमारे पास कई सिस्टम्स लगे हुए हैं। कभी भी आप कंट्रोल रूम में जाओगे तो वहां पर कई मॉनिटर्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर हजारों सीसीटीवी के कनेक्शन दे रखे हैं उसके अंदर। पर यह है कि हम उसको प्रोएक्टिवली उसको मॉनिटर नहीं करते, हम उसको रिएक्टिवली मॉनिटर करते हैं। रिएक्टिवली माने इन्वेस्टिगेशन के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रोएक्टिवली माने उस जब देखते हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसके लिए ये जॉब रोल जो है इतना मेहनत रहता है, जिसके अंदर सीसीटीवी ऑडिट फुटेज ऑडिटर कंटिन्यूसली एक सिस्टम को मॉनिटर कर सके, और जैसे कोई इंसिडेंट या इवेंट रिकॉर्ड हो या उसको देखे तो वो क्विकली उसके ऊपर रिएक्ट करे, और ताकि मुजरिम को पकड़ ले। तभी आपका ये जो केसेस जो हैं, ये आईपीसी केसेस, क्राइम केसेस जो हैं, वो कम होंगे। नहीं तो अगर आप सीसीटीवी सिस्टम को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के तौर पर रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इसके लिए जॉब रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, और इसके फायदे जो बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है। एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रोएक्टिवली अगर सीसीटीवी सिस्टम को इस्तेमाल करें तो इंसिडेंट्स और इवेंट्स जो हैं एज पर स्टैटिस्टिक्स कम से कम पहले साल के अंदर 50% कम हो जाए। पर यह देखा गया है कि हम लोग सीसीटीवी सिस्टम्स को प्रोएक्टिवली इस्तेमाल नहीं करते। वही बात बताया, why CCTV cameras are increasing numbers yet crime, fraud, losses, violations, traffic continue to take place। यानी कि जितना मर्जी आप सीसीटीवी लगा दो उसका कोई फायदा नहीं है। ह्यूमन एंगल कैन नेवर बी टेकन अवे। यानी कि आप जितना मर्जी आप टेक्नोलॉजी लगा दो ग्राउंड के ऊपर, पर जो आदमी जो है मशीन के पीछे जो काम करता है आप उसको कभी भी निकाल नहीं सकते। आप उसको रखना ही रखना है उनको, क्योंकि उसका क्या काम है, कंटेंट मैनेजमेंट। यानी कि जो मॉनिटर के अंदर जो देखता है उसको समझता है और उसको उसके ऊपर एक्शन करता है, उसके लिए आदमी रखना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से इंसिडेंट जो मैपिंग जो करता है मॉनिटर के ऊपर, उसको एस्केलेट एंड रिस्पॉन्स, यानी कि उसको आगे बढ़ाना है और किस प्रकार से एक्शन रिएक्शन लूप को क्लोज करना है, उसके लिए ह्यूमन एंगल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जॉब रोल जो है इतना इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूं कि ये जो सीसीटीवी सिस्टम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब रोल जो है वो वीडियो फुटेज ऑडिटर का है। आप सिस्टम किसी प्रकार से भी लगा दो, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम लगा दो, पर उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपका सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर अच्छी तरह काम ना कर रहा।
तो सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिट सीसीटीवी वीडियो फुटेज। जो मॉनिटर के अंदर जो इमेजेस जो आते हैं उसको ध्यान से देखना है, बताए हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से उस फुटेज को चेक करना है, उसको यकीन करना है कि जो मॉनिटर में जो इमेज जो आ रहे हैं वो सही है कि गलत है। अगर वो सही है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करना है। अगर वो गलत है तो उसके ऊपर एक्शन करना है, उसको रिपोर्ट करना है, उसको ऑडिट करना है और उसको सेव करना है। तो उसके काम बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मॉनिटर को अच्छी तरह देख के समझना है, और इतना आसान काम नहीं है उसके पास। सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्डाइज द सीसीटीवी साइनेज, यानी कि जो मॉनिटर में जो उसको देख रहा है उसको स्टैंडर्डाइज करना। थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर एवरीवन सेफ्टी वी चेक सीसीटीवी फुटेज एवरी डे इन रीजनल लैंग्वेज। हर एक की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर हर एक दिन सीसीटीवी फुटेज को देखता है और रीजनल लैंग्वेज में देखता है। रीजनल लैंग्वेज क्यों? रीजनल लैंग्वेज में देखता है सर? भाषा में देखता है, करेक्ट। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ। करेक्ट, लोकल लैंग्वेज देखता है वो। ठीक है सर। अभी जो है, जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है ऑडिट। ऑडिट की परिभाषा क्या है? मेथोडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू। मेथोडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू, उसको ध्यान से उसको जांचना है और उसको रिव्यू का हिंदी अनुवाद क्या होगा? दोबारा देखना सर। हाँ, रीचेक करना। रिएक्टिव सर्वेलेंस रादर देन प्रोएक्टिव सर्वेलेंस। रिएक्टिव सर्वेलेंस माने कोई हादसा हुआ, उसको हमने देखा और उसके ऊपर हमने एक्शन लिया, उसे कहते हैं रिएक्टिव सर्वेलेंस। प्रोएक्टिव सर्वेलेंस वो हुआ कि मैंने कोई इंसिडेंट देखा और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया ताकि वो जो इंसिडेंट जो है वो आगे बढ़े ना। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन गेट के अंदर आता है तो मैं तुरंत गेट के ऊपर जाता हूं और यकीन करता हूं कि वो अनऑथराइज्ड पर्सन गेट के अंदर ना करे। उसे कहते हैं प्रोएक्टिव सर्वेलेंस, जो कि अभी नहीं हो रहा है। जीरो ट्रस्ट अप्रोच, ट्रस्ट नथिंग, वेरीफाई एवरीथिंग। जब सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर जो है वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता और मॉनिटर के ऊपर हर एक इमेज को चेक करता है। आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइज थ्रेट्स एंड हैजर्ड्स, EHRA, HIRA of various kinds। EHIRA/HIRA क्या होता है सर? बताइए सर, THRA और HIRA क्या फुल फॉर्म? THIRA का फुल फॉर्म है थ्रेट
hazard identification risk assessment. HIRA, hazard identification and risk assessment. ये पूरा एक स्टडी है जिसे कहते हैं रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि माहौल के अंदर जो थ्रेट है उसको जांच करता है. उस थ्रेट को समझने के बाद आपका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगाता है. उसी से उस सिक्योरिटी सिस्टम से यकीन करता है कि कोई भी थ्रेट और हैजर्ड उस एरिया में ना हो. आप लोग को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, हाँ या ना? जी सर. सर रिस्क असेसमेंट एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है. रिस्क असेसमेंट ये कहता है कि अगर कुछ एरिया में कोई थ्रेट हो तो वो थ्रेट का जांच करे और उस थ्रेट को नाकाम करने के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम उसको वहां पर लगाएं. उस सिक्योरिटी सिस्टम का ये फायदा होना चाहिए कि उस एरिया के अंदर कोई ऐसा हादसा ना हो जिसके बारे में आपको जो कि आपके पकड़ में ना हो. क्लियर है? सर. हाँ या नाम में बताओ ना. हाँ सर. ओके चलो ठीक है. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ. आगे बढ़ता हूँ. सर एक्सक्यूज मी सर. जी बताइए. सर थोड़ा थ्रेट ਦਾ ਦੱਸੋ ਸਰ. ਕੋਈ ऑब्जेक्ट हो सकता है रास्ते में कोई थ्रेट, मतलब कि कोई आगे बाधा डालने के लिए जो कैमरे के आगे लगा उसको बोलते हैं सर? नहीं सर, कैमरा ये कैमरा से अलग है. ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है. जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ. आप मोटरसाइकिल लेके घर से ऑफिस की तरफ जाते हो सर. अगर रास्ते में अगर रोड के ऊपर कहीं तेल पड़ा हो तो हो सकता है कि आपका मोटरसाइकिल स्लिप करके आपको चोट लग जाए. तो थ्रेट असेसमेंट ये कहता है, ये हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट ये कहता है कि आप अपने घर से ऑफिस के रास्ते के ऊपर आपके क्या चीज आपके ऊपर क्या चीज और कहां पर आपके ऊपर चोट डाल सकता है. उसको आपको चोट ना लगे इसलिए ये स्टडी किया जाता है. अरे ये साहब बात समझ के आगे बढ़ो. हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गया सर. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सर, वेस्ट रिडक्शन एंड फॉलोइंग द 5S पॉलिसी. 5S policy is sort, set, shine, standardize and sustain, all part of Six Sigma practices. Auditing may also be in debriefing activities. सर 5S आप लोगों ने सुना है कभी? 5S philosophy. But when there why who? वो सर इन्वेस्टिगेशन का है सर. अच्छा. ये 5S philosophy कुछ और है. Sort, set, shine, standardize and sustain is all part of Six Sigma practices. चलो छोटे तौर पर मैं आपको बता दूं सर. Six Sigma practices ये practices है जिसमें आप कभी भी आप कुछ भी काम करते हो तो उसके अंदर कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए. वेस्ट समझते हो? वेस्ट उदाहरण के तौर पर सर, आप कागज में लिख रहे हो तो पहली लाइन से लास्ट लाइन तक आपने उसको उसके अंदर लिखना है. तो बीच में कहीं आपने कोई चीज छोड़ना नहीं है ताकि कोई वेस्ट ना हो. जैसे आप कागज लेते हो सर, आधा कागज में लिख देते हो और आधा कागज छोड़ देते हो, फिर एक नया कागज लेते हो.
मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको कि कई बार होता है कि आपने कुछ लिखा है कागज के अंदर और फिर आपका दिमाग है वो कहीं और चला गया, तो आपने कागज को बड़ोड़ दिया और कचरे के डब्बे में फेंक दिया, तो उसे कहते हैं वेस्ट। तो सिक्स सिग्मा जो पॉलिसी जो है, सिक्स सिग्मा जो प्रैक्टिसेस है, वो ये कहता है कि आपके सिस्टम के अंदर आप ऐसा कोई भी चीज ना करें जिसके अंदर कंपनी का कोई नुकसान या वेस्ट हो। और वेस्ट और कंपनी में अगर कोई भी वेस्ट होता है उसके उस अगर कंपनी में कोई वेस्ट होता है तो उसमें फाइनेंशियली नुकसान होता है। तो सिक्स सिग्मा वो प्रैक्टिस है, सिक्स सिग्मा वो प्रैक्टिस। चलो सर, इसको कभी और लेंगे आपसे, तो आगे बढ़ते हैं। The last point है implementing and improving existing policies, procedures and processes could help reduce the potential of future occurrences। मतलब कि जैसे जैसे आप सिस्टम को मॉनिटर करते रहते हो, जैसे जैसे आप उसको देखते रहते हो, आप नई चीज सीखते हो, तो हमेशा हमेशा अपने पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस को इम्प्रूव करिएगा, ताकि क्योंकि कोई भी सिचुएशन एक जैसा नहीं होता, सिचुएशन हमेशा चेंज होते रहता है। और आप देख ही रहे हो कि कोविड और नॉन कोविड का जो माहौल है वो कैसा बदल गया है। तो हमेशा जैसे जैसे आप देखते रहते हो वैसे वैसे आपने अमल करना है, और जैसे जैसे आप अमल करते हो उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है और अपने पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस को हमेशा इम्प्रूव करना है, ताकि ये जो अभी जो एनवायरनमेंट है, अभी जो माहौल है, उसके साथ साथ वो चलते रहे। ओके सर, लास्ट पार्ट है काइजन। Big results come from many small changes accumulated over time. Complement the principle of total quality management, continuous improvement of capabilities, people, process, technologies, and thereby leading into continuous improvement processes. ये सारी चीजें जो है सर आपकी किताब में है। इसके लिए मैंने आपको बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आपने क्लास लेने से पहले इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको इनका पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और ये आप लोगों ने क्लास में बताना है, क्योंकि ये आने वाले पल के अंदर ये जो शब्द जो हैं ये इस्तेमाल होंगे और होते रहे। काइजन सर एक और प्रिंसिपल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, HIRA, 5S पॉलिसी, सिक्स सिग्मा प्रैक्टिस और काइजन और फिर TQM। ये सर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है सर, जिसको आप बहुत ही गहराई में पढ़ना पड़ता है। इसके काइजन का माने है सर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज, पीपल्स, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। पीपल P, प्रोसेसेस P एंड टेक्नोलॉजी T। याद रखिए सर, PPP। कभी भी कोई भी चीज को अगर आपने इम्प्रूव करना है या उसको आगे बढ़ाना है, हमेशा ये तीन चीज के ऊपर ध्यान रखिएगा, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। आपको पीपल को इम्प्रूव करना है सर, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है, पॉलिसीज को इम्प्रूव करना है और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है। अगर आप ये अगर आप ये तीन चीज को इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप अब कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव नहीं कर सकते तो आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। सो एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। सर काइजन क्यों बताइए थोड़ा। सर काइजन का माने है सर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। काइजन सर एक जापानीज भाषा है सर, जहां हम लोग जापान से लिया है, और उसका माने है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट सर किसका? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं PPT।
कभी भी आप किसी भी चीज को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमेशा ये 3 चीज को साथ साथ इम्प्रूव करना पड़ता है, नहीं तो इम्प्रूवमेंट माना नहीं जाता है। अगर आप पीपीटी को इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव नहीं करोगे। अगर आप कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव नहीं करोगे तो आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो है वो माहौल से कनेक्टेड है। और माहौल की जांच कौन कर रहा है? माहौल की जांच कौन कर रहा है? सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर। यस सर, यस सर। कैसे कर रहा है वो सर? वो मॉनिटर को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखो सर कितना कनेक्शन है कि सबके बीच में, क्योंकि वो देख रहा है और माहौल की जांच कर रहा है और वही उसी को इस्तेमाल करने के बाद अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहा है। इसका पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का। क्लियर? आगे बढ़े? हाँ जी सर, प्लीज सर। ओके सर। आप में से किसी ने बोला था कि रिपोर्टिंग ऑडिट फाइंडिंग एंड इंसिडेंट्स, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है जिसको कहते हैं 5 W's और 1 H। 5 H माने हाउ, व्हाई, वेयर, हु, व्हाट, व्हेन। सबसे आसान तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीका, और जैसे आप उसको लिखते हो बड़ा आसान है उसको पढ़ के समझने के लिए। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है। कभी भी आप किसी भी चीज को लिखते हो तो उसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में लिखेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और सब लोग जानते हैं। अगर आप कोई भी दूसरा फॉर्मेट सर, अभी ना हमारा टी ब्रेक है जी 20 मिनट का, फिर यहीं से हम कंटिन्यू कर लेंगे। ओके सर, ओके। तो अभी है सर हम स्लाइड नंबर 49 के अंदर। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा सर। हाँ, यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, हाँ जी। ਸਾਰੇ ਵੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ 11:50 ਤੇ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ 11:50 ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ 11:50 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू राइट सर। ठीक है ओके सर। ओके सर। ओके सर। अश्विनी कुमार जी, ਤੁਸੀਂ मनप्रीत सिंह जी प्लीज अपने आप को म्यूट करो। हाँ जी सर, आप म्यूट कर लो सर। दास सर, आवाज आ रही जी मेरी? आ गए आप? ज्वाइन कर लिया जी? हाँ जी, प्लीज म्यूट कर लो। बस 2-3 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। कदों शुरू होएगी जी मीटिंग?
हेलो हेलो हाँ जी दास सर आ गए जी Recording stopped. हेलो आवाज आ रही है हाँ जी सर आवाज आ रही है सर आ रही है हाँ जी हाँ जी प्लीज ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹ 12 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੋ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਸਰ ਵੀ 10 GB ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਰੋਲ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲਿਖਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਸੋ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਦਾਸ ਸਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ दास सर मेरी आवाज आ रही है जी आगे बढ़िए मैं 12 तक
ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਦਿਓ ਹਰਸ਼ दास सर आवाज आ रही है जी प्लीज आप कंटिन्यू करिए सर प्लीज जिन्हों की वीडियो ऑन है वो अपनी वीडियो ऑफ कर दें सो प्लीज अपनी ऑडियो भी बंद रखियो दास सर अपन ज्वाइन कर रहे हैं ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲਾਸਟ ਹਾਫ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ Recording in progress. Recording stopped. तो सुनाई दे रहा है हेलो हाँ जी यस सर ओके 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 स्क्रीन हाँ जी सर प्लीज कंटिन्यू कर लेंगे जी स्क्रीन नजर आ रहा है सर आप लोगों को यस सर ओके गुड हाँ जी सर शो हो रहा है जी तो फुल स्क्रीन कर देता हूँ हाँ जी सर आवाज तो आ रही है बिल्कुल क्लियर है जी राइट हाँ सर दविंदर सर पहला आवाज बंद हो गई सी हुण ਕੋਈ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਨਾਲ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਰ दास सर प्लीज कंटिन्यू ओके सर तो रिपोर्टिंग ऑडिट फाइंडिंग एंड इंसिडेंट्स तो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मेट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि सबको समझ आने में आसानी हो जाती है समझ आ जाता है और जल्दी से कार्रवाई हो सकती है तो रिपोर्टिंग ऑडिट फाइंडिंग एंड इंसिडेंट्स के अंदर एक फॉर्मेट है 5 W's एंड 1 H जिसको 5 W's इज हाउ व्हाई वेयर हु व्हाट व्हेन हाउ का मतलब बताइए सर हाउ का मतलब हाँ ये कैसे हुआ कैसे हुआ व्हाई क्यों हुआ कहाँ पे व्हाट Recording in progress. क्या सर और व्हेन क्या सर और व्हेन कब और एज हाउ किन्ने सर हाँ यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है सर इसके अंदर 5 W और 1 H के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है सर 5 H और 1 W के अंदर वाई नहीं सर और कोई हाउ माने एनालिसिस सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर सब कुछ उसको नजर आ रहा है पर हाउ नजर नहीं आ रहा उसको
उसको वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हु, ये सब कुछ नजर आ रहा है, बट हाउ नजर नहीं आ रहा उसको. तो हाउ इज एनालिसिस, हाउ is the most important part of 5H1 and 5W1H. कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व करना है ना जिंदगी में, तो सबसे अच्छा तरीका ये है 5W1H. ये इन्वेस्टिगेशंस, रिपोर्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस सारे में इस्तेमाल होते हैं. आपने वो किशोर कुमार का गाना सुना ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, सुना है गाना? हाँ जी सर, हाँ जी सुना था. हाँ, वो ही है ये. अगर आप इसको हमेशा अपनी जिंदगी में लाओगे तो आपका प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा. चलिए सर आगे. बैकिंग अप ऑफ सीसीटीवी फुटेज. बैकिंग अप माने कोई भी चीजें, कोई भी सीसीटीवी वीडियो फुटेज जब आता है तो उसको हमें किसी भी प्रकार से उसको सेव करना पड़ता है ताकि आने वाले पल में उसको कभी इस्तेमाल करना पड़े या इन्वेस्टिगेशन करना पड़े या ऐसी कोई चीज़ हमसे कोई छूट गई हो कि दोबारा उसको याद करके उसको दोबारा इस्तेमाल करना पड़े. तो मेनली जो बैकिंग अप, जो सीसीटीवी फुटेज का जो बैकिंग अप है, वो लाइब्रेरी के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है. जैसे अगर हमने कुछ रेफरेंस लेना हो तो हम लाइब्रेरी में जाते हैं. अगर हमने कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो फिर दोबारा हम लाइब्रेरी में जाते हैं. इसी प्रकार से सीसीटीवी फुटेज को भी हम हमेशा बैकिंग अप में करते हैं. किस प्रकार से हम बैकिंग अप करते हैं? DVR, NVR, सर्वर्स, क्लाउड स्टोरेज. DVR का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर. डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर सर. वेरी गुड. NVR नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर. सर्वर्स माने सर्वर और क्लाउड स्टोरेज माने क्लाउड स्टोरेज. आजकल DVR नहीं रहा, DVR बंद हो गया. अभी CVR, NVR और सर्वर और क्लाउड स्टोरेज. आजकल NVR और सर्वर जो है वो कम हो गए हैं और क्लाउड स्टोरेज जो है वो बढ़ गए हैं. क्लाउड स्टोरेज का ये फायदा है कि आप कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी हो सकते हो, पर आप अगर आपने कोई भी बैकअप सीसीटीवी वीडियो फुटेज को अगर आपने कहीं भी निकालना हो तो आप क्लाउड स्टोरेज से निकाल सकते हो. क्लाउड स्टोरेज का ये घाटा ये है कि वो आसानी से कोई और भी उसको फुटेज निकाल सकता है. वो इतना सिक्योर नहीं है, तो वो साइबर सिक्योरिटी में आता है. सीसीटीवी वीडियो फुटेज मस्ट बी स्टोर्ड इन मल्टीपल लोकेशन. ये कहता है कि सीसीटीवी वीडियो फुटेजेस, क्योंकि अगर आप एक लोकेशन में अगर उसको सेव करोगे कि हो सकता है कि कहीं वो बर्बाद हो जाए या कहीं फॉल्ट आ जाए, बाकी लोकेशन से आप सीसीटीवी फुटेज उसको रिट्रीव कर सकते हो. इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी एंड टैग. कभी भी आप सीसीटीवी फुटेज बैकिंग अप करते हैं क्योंकि रोज हजारों फुटेज आपके पास आते हैं. इसके लिए उसको टैग करना बहुत जरूरी है. टैग माने नंबरिंग करना बहुत जरूरी है. जैसे नंबर 1 इतने बजे से इतने बजे तक, नंबर 2 इतने बजे से इतने बजे तक, तो आसान हो जाता है उसको रिट्रीव करने के लिए. टैग का मतलब उसको मार्क करना. To reduce the likelihood of similar issues in the future. सीसीटीवी फुटेज का बैकिंग का मेन मकसद ये है कि आप उसको अच्छी तरह पढ़ो और कभी भी आप उसको देखते हो. Recording stopped. Recording in progress. To reduce the likelihood of similar issues in the future. Okay, need for CCTV footage order. यानी कि हमें आज सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर की क्यों जरूरत है? क्योंकि न्यू ब्रीड ऑफ प्रोफेशनल्स कॉल्ड सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर्स. पहले तो हमने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि सीसीटीवी सिस्टम को प्रोएक्टिवली
उसको इस्तेमाल करके कोई भी हादसा को रोक सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में सोचा, पर मशीन अपने आप कुछ कर नहीं सकती। इसके लिए हमें यहाँ पर एक ह्यूमन टच